हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसटी के एक और नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो होगा पार्ट 3 ऑफ जीएसटी इनवॉइसेज एंड वाउचर्स, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिलीवरी चालान एंड पेमेंट वाउचर के बारे में। इसके पहले मैंने आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्रोवाइड करवाया था, जिसमें पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई, और पार्ट 2 में हमने बात करी थी डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के बारे में। तो अगर आपने ये वाली वीडियोस नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। स्टार्टिंग हम करेंगे सबसे पहले डिलीवरी चालान को समझने से। देखिए, डिलीवरी वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो गुड्स के डिलीवरी के टाइम पे, यानी कि गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे क्रिएट किया जाता है। जब भी आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उस केस में आप क्रिएट करते हो डिलीवरी चालान को। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन आपने किया है गुड्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसका रिजल्ट सेल हो भी सकता है और सेल नहीं भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर गुड्स फैक्ट्री में बनकर के तैयार हो गए थे। अब सप्लायर ने क्या किया कि 100 यूनिट्स यहाँ पर जो फैक्ट्री में बने थे, इन 100 यूनिट्स को फैक्ट्री से उसने ट्रांसपोर्ट किया वेयर हाउस में। ठीक है, तो वेयर हाउस में यहाँ पर 100 यूनिट गुड्स आ गए। लेकिन क्या जरूरी है कि जो गुड्स फैक्ट्री ये वेयर हाउस में 100 यूनिट पड़े हुए हैं, ये 100 के 100 यूनिट बिक जाए? सेल ऐसा तो जरूरी है कि 100 यूनिट जो बने हुए थे 100 के 100 यूनिट सेल हो जाए। हो सकता है इनमें से सिर्फ 80 यूनिट्स ही सेल हों, और बाकी के जो 20 यूनिट्स हैं वो एज इट इज वेयर हाउस में ऐसे ही पड़े रह जाएं। तो यानी कि जब भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उस केस में क्रिएट किया जाता है डिलीवरी चालान को। और जो ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, इसका रिजल्ट सेल हो भी सकता है और सेल नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे नीड फॉर डिलीवरी चालान। किस किस केस में डिलीवरी चालान क्रिएट किया जाना चाहिए। देखिए, ये तो हमने समझ लिया कि ट्रांसपोर्टेशन अगर हम कर रहे हैं गुड्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उस केस में हम क्रिएट करते हैं डिलीवरी चालान को। लेकिन यहाँ पर हमको बताया जाता है अंडर सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी रूल्स कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर सप्लायर टैक्स इनवॉइस क्रिएट ना करके सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी चालान ही क्रिएट करता है। तो उन्हीं केसेस की अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला केस अगर हम देखें तो ये बोल रहा है व्हेन द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड ऑन एन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस का मतलब आप समझो ना क्या होता है। यहाँ पर सप्लायर अपने कस्टमर को कुछ गुड्स एज सैंपल यहाँ पे सेंड करता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे 5 यूनिट गुड्स सप्लायर ने कस्टमर को भेजे एज सैंपल, और उसे बोला कि आप इसको चेक कर लो कि आपको ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर सही लगेगा तो फिर उसको वो अप्रूव कर देगा, और नहीं लगेगा तो फिर वो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो जो यहाँ पर सैंपल भेजा गया है 5 यूनिट का, इनके लिए सप्लायर क्रिएट करता है डिलीवरी चालान को। दूसरा केस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोल रहा है व्हेन द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फॉर जॉब वर्क। जॉब वर्क का मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर कस्टमर स्पेसिफिक काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेलर का अगर आप एग्जाम्पल ले लो, तो टेलर के साथ में क्या होता है कि आप इसके पास जाते हो और आप अपने इंस्ट्रक्शन इसको देते हो कि इस तरीके का काम आपको करवाना है, मतलब इस तरीके के कपड़े आपको सिलवाने, और आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही वो आपको कपड़े सिल करके दे देता है। तो टेलर को हम बोलते हैं जॉब वर्कर, और आप जो उसको काम दे रहे हो तो आपको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो जब भी यहाँ पर गुड्स भेजे जाएंगे या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे फॉर द जॉब वर्क, उस केस में भी डिलीवरी चालान को क्रिएट किया जाएगा। अब यहाँ पर 3 केसेस बनते हैं। पहला केस अगर आप देखो तो पहले केस में बोलते हैं इफ द प्रिंसिपल इज सेंडिंग गुड्स टू अ जॉब वर्कर, यानी कि जब भी एक प्रिंसिपल गुड्स को सेंड करेगा जॉब वर्कर के पास में काम करवाने के लिए, तो यहां पर डिलीवरी चालान कौन क्रिएट करेगा? प्रिंसिपल क्रिएट करेगा। अगर एक जॉब वर्कर ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स किसी दूसरे जॉब वर्कर के पास में, यानी कि इस जॉब वर्कर ने किसी दूसरे जॉब वर्कर के पास में गुड्स को भेजा, तो यानी कि इस बार कौन क्रिएट करेगा डिलीवरी चालान? इस बार ये वाला जो जॉब वर्कर है ये क्रिएट करेगा। अब जिस जॉब वर्कर के पास में काम पहुंच गया, वो जब उसको फाइनल प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा उसके पास में, तो ये वापस प्रिंसिपल के पास में भेजेगा। यानी कि इस बार डिलीवरी चालान कौन क्रिएट कर रहा है? ये वाला जॉब वर्कर। ठीक है, मतलब जिसके पास गुड बन करके तैयार हो गए थे, वो जॉब वर्कर यहाँ पर वापस से प्रिंसिपल के पास में जब भेजेगा तो वो क्रिएट करेगा डिलीवरी चालान को। थर्ड केस में अगर आप देखो तो ये बोल रहा है व्हेन द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बिफोर दे वुड इवेंचुअली बी सप्लाइड, फॉर एग्जांपल मूविंग गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू द वेयर हाउस और फ्रॉम वन वेयर हाउस टू एनदर। तो ये मैंने आपसे एग्जांपल में भी डिस्कस किया था अभी कि अगर गुड्स फैक्ट्री में बन करके तैयार हो गए तो फैक्ट्री से अगर वेयर हाउस में यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है गुड्स को, तो भी यहाँ पर डिलीवरी चालान क्रिएट किया जाएगा। अगर एक वेयर हाउस से किसी दूसरे वेयर हाउस में उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो भी यहाँ पर डिलीवरी चालान ही क्रिएट किया जाएगा। फोर्थ केस हमसे बोल रहा है व्हेन वर्क ऑफ आर्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू गैलरीज। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी जैसे आर्टिस्ट होता है, ये आर्टिस्ट अपनी जितनी भी आर्ट वर्क होता है, जैसे पेंटिंग हो गई इनकी, तो उसको एक गैलरीज और एग्जीबिशन में यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर अपनी पेंटिंग्स लगवा दी। अभी जो पेंटिंग यहाँ पर गैलरी में भेज है, इसके लिए क्रिएट करते हैं डिलीवरी चालान को। अब यहाँ पर ये पेंटिंग जब गैलरी में आ जाती है, तो ये पेंटिंग या तो सेल होगी
या फिर सेल नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि जो डिलीवरी चालान आप क्रिएट कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसका रिजल्ट सेल हो भी सकता है और सेल नहीं भी हो सकता है। यानी कि जो आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग को यहाँ पर गैलरी में भेजा, ये सेल हो भी सकती है और सेल नहीं भी हो सकती है। लेकिन फिर भी अपने पास से गुड्स को अगर भेज रहा है गैलरी में, तो इसको क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर डिलीवरी चालान। फिफ्थ केस हमसे बोल रहा है व्हेन एन ई वे बिल इज नॉट नीडेड। ई वे बिल आप जानते क्या होता है? ई वे बिल एकदम डिलीवरी चालान की तरह एक डॉक्यूमेंट होता है जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ही क्रिएट किया जाता है। मतलब जब भी आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उस केस में आप क्रिएट करते हो ई वे बिल को। लेकिन ई वे बिल के साथ में कंडीशन ये होती है कि जो गुड्स आपने ट्रांसपोर्ट किए हैं, अगर उनकी वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा होती है, तभी आप क्रिएट करते हो ई वे बिल को। मतलब जो भी गुड्स आपने एग्रीगेट में ट्रांसफर किए हैं, ट्रांसपोर्ट किए हैं, उनकी वैल्यू अगर 50,000 रुपए को एक्सीड करती है, तब आपके लिए मैंडेटरी होता है कि आप ई वे बिल को क्रिएट करो। लेकिन अगर 50,000 रुपीज से कम होता है, तब आपका काम ई वे बिल के बिना भी चल जाता है। मतलब तब आप डिलीवरी चालान को वहां पर क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद सिक्स केस हमसे बोल रहा है ट्रांसपोर्टिंग गुड्स अब्रॉड फॉर प्रमोशन और एग्जीबिशन। अगर आपने कोई भी गुड्स को फॉरेन कंट्री में भेजा है फॉर प्रमोशन और एग्जीबिशन, उस केस में भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा डिलीवरी चालान को। सेवेंथ केस हमसे बोल रहा है ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन मल्टीपल शिपमेंट्स। मल्टीपल शिपमेंट्स का मतलब जैसे सप्लायर है, वो अपने कस्टमर को कंसाइनमेंट भेज रहा है इन मल्टीपल शिपमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट में एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजा गया है, उस कंसाइनमेंट के साथ में टैक्स इनवॉइस इशू करके दे दिया जाता है, उसकी हार्ड कॉपी जो भी होती है। और बाकी के जितने भी कंसाइनमेंट यहाँ पर भेजे जाएंगे, उनके साथ में डिलीवरी चालान उनके लिए इशू करके दिया जाता है। और इसी डिलीवरी चालान के साथ में टैक्स इनवॉइस की कॉपी भी अटैच करके दे दी जाती है। तो जो पहला कंसाइनमेंट जाएगा, उसके साथ में टैक्स इनवॉइस, और बाकी के जितने भी होंगे उनके लिए डिलीवरी चालान। इसके बाद आता है हमारा लास्ट केस यानी कि एट केस, जो बोल रहा है हमसे व्हेन इशूइंग टैक्स इनवॉइस इज नॉट पॉसिबल एट द टाइम ऑफ रिमूविंग द गुड्स। रिमूविंग द गुड्स का मतलब होता है सप्लाई या फिर सेल। तो जब आप सप्लाई या सेल कर रहे थे, तो उस टाइम पे आपके लिए टैक्स इनवॉइस इशू करना पॉसिबल नहीं था। ऐसा कब होता है? एग्जाम्पल के लिए आप मान लो गैस। ठीक है, जैसे गैस का अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसके साथ में दिक्कत ये होती है कि जब ये सप्लायर के यहाँ से निकलती है और जब तक ये कस्टमर के पास पहुंचती है, तब तक कुछ ना कुछ यूनिट गैस कम हो जाती है। तो कस्टमर तो उसी का पैसा देगा जो उसके पास में पहुंची है। तो यानी कि सप्लायर के यहाँ से जब ये गैस निकल रही है, ट्रांसपोर्टेशन में जा रही है, तब टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता सप्लायर, क्योंकि टैक्स इनवॉइस इशू करने का मतलब है कि उसी के हिसाब से वो जीएसटी चार्ज करेगा। जब ये गैस कस्टमर के पास पहुंच गई और इसका मेजरमेंट हो गया, उसी के हिसाब से जीएसटी चार्ज होगा। यानी कि यहाँ पर टैक्स इनवॉइस अब इशू हो सकता है। तो जब ये गैस सप्लायर के पास से निकल करके कस्टमर के पास जा रही है, तब तक के लिए भी तो कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उस केस में क्रिएट किया जाता है डिलीवरी चालान। और जब ये कस्टमर के पास पहुंच गई, इसका मेजरमेंट हो गया, तब यहाँ पर क्रिएट कर दिया जाता है टैक्स इनवॉइस को। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है सारे केसेस जहां पर टैक्स इनवॉइस इशू ना करके डिलीवरी चालान इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है की कंपोनेंट्स ऑफ अ डिलीवरी चालान। कौन कौन से कंपोनेंट्स को आपको मेंशन करना पड़ेगा डिलीवरी चालान में। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लो, इसको अलग से बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आप से इसको पढ़ लेना। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। इसके बाद बात आती है कि कितने कॉपीज आपको डिलीवरी चालान के क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इसके तीन कॉपीज क्रिएट किए जाते हैं। ओरिजिनल कॉपी होता है कंसाइनी के लिए, डुप्लीकेट कॉपी होता है ट्रांसपोर्टर के लिए, और ट्रिप्लीकेट कॉपी होता है कंसाइनर के लिए। जैसे अभी हम लोगों ने केस हम डिस्कस किया था यहाँ पर कि आर्टिस्ट अगर अपने आर्ट वर्क को गैलरी में भेज रहा है, तो जो आर्टिस्ट है उसको हम बोलते हैं कंसाइनर। जो आर्ट गैलरी थी उसके मालिक को हम बोलेंगे कंसाइनी। और जिस व्हीकल में यहाँ पर आर्ट वर्क को भेजा जा रहा है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टर। ये तो सिंपल था। अब जो कंसाइनी है उसके पास में ओरिजिनल कॉपी रहेगी, कंसाइनर के पास में ट्रिप्लीकेट कॉपी रहती है, और ट्रांसपोर्टर के पास में डुप्लीकेट कॉपी रहती है उसकी डिलीवरी चालान की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पेमेंट वाउचर की। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि सप्लायर कस्टमर को जब गुड सप्लाई करता है, तो इसके बदले में कस्टमर उसको पेमेंट करता है। और जो पेमेंट कस्टमर सप्लायर को करता है, उसमें वो जीएसटी भी इंक्लूड करके उसको दे देता है। तो सप्लायर क्या करता है, एक टैक्स इनवॉइस इशू करता है और कस्टमर को देता है, और उसको बोलता है कि हमने आपसे इतना जीएसटी कलेक्ट कर लिया है। दूसरी चीज यहाँ पर ये होती है कि जो सप्लायर ने जीएसटी कलेक्ट किया अपने कस्टमर से, उसको ये ऑन ड्यू डेट पेमेंट करेगा किसे? गवर्नमेंट को। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल केस। ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ पर केसेस होते हैं जहां पर जब सप्लायर कस्टमर को गुड सप्लाई करता है, तो उस केस में कस्टमर इसको पेमेंट तो करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसका? गुड्स का। जीएसटी का पेमेंट नहीं करता। जीएसटी का पेमेंट क्या करता है कस्टमर? डायरेक्टली कर देता है गवर्नमेंट को। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं RCM, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब नॉर्मल केस में क्या हो रहा था कि सप्लायर पेमेंट कर रहा था गवर्नमेंट को जीएसटी का,
लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या हुआ कि सप्लायर ने ना पे करके कस्टमर ने यहाँ पर पे किया गवर्नमेंट को जीएसटी का। तो ये होता है हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब सप्लायर ने जीएसटी कलेक्ट ही नहीं किया तो वो इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इनवॉइस कौन इशू करता है? यहाँ पर कस्टमर यानी कि रेसिपिएंट जो होता है वो इनवॉइस इशू करता है, और उस इनवॉइस को हम बोलते हैं पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में वो मेंशन करता है कि हमने आपके गुड्स का इतना पेमेंट आपको कर दिया है। और जीएसटी का पेमेंट तो अपना अलग से कर देता है, तो यहाँ पर से वो इसको ये मेंशन करके देता है कि हमने आपके इतने गुड्स खरीदे थे आपसे, और आपको हमने इतना पेमेंट कर दिया आपके गुड्स का। तो ये होता है हमारा पेमेंट वाउचर। अब इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये बोले पेमेंट वाउचर इज अ टाइप ऑफ जीएसटी इनवॉइस विच इज इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। When the reverse charge is applicable, the supplier of goods or service cannot issue a tax invoice। मैंने आपको बताया ना कि जब भी आरसीएम एप्लीकेबल होता है तो उस केस में सप्लायर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। और टैक्स इनवॉइस को इशू करेगा भी कैसे? जब उसने जीएसटी कलेक्ट ही नहीं किया अपने कस्टमर से, तो टैक्स इनवॉइस किस बात की? तो उस केस में क्या होता है? द बायर नीड्स टू इशू अ पेमेंट वाउचर टू द सप्लायर। तो बायर जो यानी कि रेसिपिएंट जो होता है वो यहाँ पर पेमेंट वाउचर इशू करके देता है सप्लायर को। इसके बाद ये बोले था पेमेंट वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिसीव्ड बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम द सप्लायर। मतलब एक एविडेंस की तरह होता है, सप्लायर के पास में पहुंच जाता है कि हाँ गुड्स और सर्विस रिसीव कर लिए गए हैं बाय द रिसिपिएंट। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस बताए गए हैं जहां पर रजिस्टर्ड पर्सन लायबल होता है आरसीएम के अंडर में पेमेंट करने के लिए। तो इसमें जो पहला केस है वो हमसे बोल रहा है रजिस्टर्ड पर्सन मेक सप्लाईज ऑफ सच नेचर ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मान लीजिए कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को ऐसे गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई कर रहा है जिन पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो उस केस में फिर वही होगा कि जो रेसिपेंट है वो यहाँ पर पेमेंट वाउचर इशू करके देगा और जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को कर देगा। दूसरा केस उन्होंने बोला कि अगर एक रेसिपेंट रिसीव करता है सप्लाईज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को गुड सप्लाई करेगा तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन पर एप्लीकेबल होगा आरसीएम, यानी कि ये जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को करेगा और साथ में पेमेंट वाउचर इशू करके देगा किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे कोई भी इनवॉइस जीएसटी इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वही बात बोलेगी कि XYZ कॉटन मिल ने परचेज किया था रॉ कॉटन फ्रॉम एबीसी कॉटन, 2 लाख रुपए का खरीदा था एट द रेट ऑफ 5% जीएसटी। और अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा तो XYZ कॉटन मिल जो है यानी कि रिसिपिएंट जो है वो यहाँ पर जीएसटी का पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को, और 5% के हिसाब से 2 लाख का बन रहा है 10,000 रुपए। तो ये इसने जीएसटी का पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को। फर्दर ये क्या करेगा? XYZ कॉटन मिल एक पेमेंट वाउचर भी इशू करेगा, कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। और ये पेमेंट वाउचर ये दे देगा किसको? एबीसी कॉटन को। नेक्स्ट इसके बाद वही आता है कि की कंपोनेंट्स ऑफ अ पेमेंट वाउचर, क्या क्या कंपोनेंट आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे इन अ पेमेंट वाउचर। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको आप देख लो, कहीं पर अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ लेना। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिलीवरी चलान और पेमेंट वाउचर के बारे में जितना भी था वो पूरा डिस्कस कर लिया है। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।